हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है डॉक्टर डैंग क्लासेस में। पिछली बार हमने पढ़ा था लोकोमोशन एंड मूवमेंट। आज का टॉपिक है लोकोमोशन एंड मूवमेंट पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ने जाएंगे क्या होता है मस्कुलर स्केलेटल मसल्स के बारे में। और पिछले क्लासेस में हमने बहुत कुछ एनसीईआरटी को अपन ने डिकोड किया था। आज हमको इसको पूरे एनसीईआरटी के पन्ने उड़ा देने हैं। ये क्लासेस आपको जल्दी जल्दी जोड़ना है सबको। नीट बहुत करीब आ चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए साथ में और सबको आगे बढ़ाइए, सबको पास कराइए। आइए हम शुरू करते हैं। पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है। हर एक लोकोमोशन मूवमेंट है, लेकिन हर एक मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होता है। टाइप्स ऑफ मूवमेंट बनने पढ़ा था। 4 तरह के मूवमेंट पढ़े थे। 3 क्या थे, एम्बॉयडर, सीरिएटेड और फिर क्या था मस्कुलर। एक क्या ऐड हुआ है, फ्लेजुलर मूवमेंट्स। एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। देखिए एनसीईआरटी पे फोकस रहना चाहिए हमारा। और इसके क्या एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में क्या होता है, नेम्स से पूछता है, टाइप नहीं पूछेगा आपको कि इसका एग्जांपल का टाइप बताइए, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। आपको उस टाइप में नहीं पूछेगा। जैसे कि क्या एमीबॉयडल का किस टाइप का मूवमेंट होता है एमीबॉयडल में, वो आपको पूछ देगा। एमीबॉयडल का एग्जाम्पल पूछ लेगा, एमीबा में किस टाइप का मूवमेंट होता है, या फिर ल्यूकोसाइट्स में किस टाइप का मूवमेंट होता है ना। ल्यूकोसाइट के मूवमेंट में आपको हेल्प कौन करता है, मतलब ल्यूकोसाइट का मूवमेंट हेल्प किसकी वजह से होता है, माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से। लेकिन वो आपको ल्यूकोसाइट पूछ देगा, लेकिन ल्यूकोसाइट किस तरह का मूवमेंट शो करता है, एमीबॉयडल मूवमेंट शो करता है। तो ये नहीं बोलेगा एमीबॉयडल मूवमेंट बताओ। एग्जाम्पल्स इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर। तो और ज़रूरी नहीं है एनसीईआरटी के बस एग्जाम्पल आएंगे, तो आपको पूरा कनेक्ट करके रखना है। हर एक सब्जेक्ट, हर एक चैप्टर, सभी चैप्टर को एक साथ कनेक्ट करके पढ़ना है। जैसे कि पॉलीफेरा हो गया, वो क्या होता है, सेसाइल होता है, उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं होता है। तो ऐसे सब कुछ कनेक्टेड होना चाहिए। सिर्फ एक चैप्टर का बस उसी में नहीं रहना चाहिए। पूरी बुक पढ़ रहे हैं आप, कोई चैप्टर नहीं पढ़ रहे। बीच बीच में मैं सब बताते रहता हूँ। अभी हम एनसीईआरटी फोकस कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट क्लासेस में हम यदि इसे डीप जाते रहेंगे तो वैसे वैसे आपको समझ में आएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग को पढ़ना है स्केलेटल मसल्स डिटेल में। तो ये होता क्या है एक्चुअल में, ये स्केलेटल मसल होते क्या है। जैसे देखे होंगे आप, जैसे क्या है, एक हैंड है, किसी का एक लिम्ब है, तो ये शोल्डर है। तो हम जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कौन सी मसल है, बाइसेप मसल है। तो भाई ये बाइसेप ब्रेकाई जो है, इसको हम लोग जब आगे और जूम करते हैं तो ये क्या होता है, ये मसल फोल्ड ऐसे हैं। पूरा बंडल एक मसल का, पूरा एक मसल ग्रुप है। अलग बहुत सारे मसल ग्रुप होते हैं अलग अलग जगह के। बाइसेप है, यहाँ पे ट्राइसेप है, यहाँ पे अलग चीज़ें हैं। तो एक मसल बंडल का नाम क्या है, ये बाइसेप है, जो यहाँ पर है, जो डोरे शोरे बनाते हैं, मछलियाँ जो दिखाते हैं लोग। तो ये बाइसेप जो है, ये एक मसल बंडल है। जब हम इनको देखते हैं ये, तो बहुत सारे क्या फाइबर से मिलके बना हुआ है ऐसे ऐसे। इनको हम लोग क्या कहते हैं, ये मसल बंडल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ये मसल बंडल है, मसल ग्रुप जो बनाया हुआ है। और फिर ये क्या है, कैसे हम लोग और इसको जब फोल्ड करते हैं, अनफोल्ड करते हैं, तो मैग्नीफाई करके देखें तो हमको क्या देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे हैं ये मसल बंडल्स, कुछ ऐसे अरेंज हैं, पैरेलली अरेंज हैं। एक जैसे कि वैसे ढेर बनाया गया हो लकड़ियों का, बहुत सारी लकड़ियाँ ऐसे मसल बंडल्स रख दिया गया है। और क्या हुआ है, जैसे कि क्या मान लो, क्या है, इसको कैसे इमेजिन कर सकते हैं, आपको इमेजिन करवाता हूँ। मान लीजिए अब स्केच पेन सबके पास होगा, या फिर पेन मान लो। तो स्केच पेन होता है, जैसे कि उसके अंदर क्या होता है, स्केच पेन की क्या होती है, रिफ़िल होती है, कॉटन वाली जो होती है। तो वो स्केच पेन है जैसा एक, वो एक क्या है, एक तरह का स्केच, जो स्केच पेन का वाटर का कवरिंग होता है बाहर का, जिसके अंदर रिफ़िल होता है ना, रिफ़िल होता है जो कॉटन जिसके अंदर होता है, उसके अंदर इंक भरा होता है स्केच का। तो वो जो रिफ़िल है, ये बाहर वाला, ये प्लास्टिक का जो कवर है, उसका कवरिंग है, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, उसका फेसिया कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फेसिया कहलाता है वो। जैसे मसल बंडल्स में भी क्या है, ये फेसिया है, उसकी कवरिंग है ये स्केच पेन का आउटर कवरिंग है जो प्लास्टिक का, वो क्या कहलाता है, फेसिया है। और हमने बहुत सारे स्केच कलर ऐसे काट के ऐसे रख दिया, बहुत सारे स्केच कलर लिया ऐसे, बहुत सारे बंडल बनाए, उसको गोल गोल करके उसको ऐसे बीच से काट दिया, तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। जो ये डायग्राम दिख रहा है आपके सामने, कैसा दिखेगा वो, कुछ ऐसा दिखेगा। इसको क्या किया, बीच से काट दिया, इस बहुत सारे स्केच बंडल्स को लेके और इसको बीच से काट दिया। तो कुछ ऐसा है। इमेज इमेज क्लियर होनी चाहिए दिमाग में कि हो क्या रहा है यहाँ पे।
अब ये एक एग्जांपल अपन ने लिया, अब इसी को पकड़ के अब सब कुछ समझ जाएंगे। अब क्या होता है एक्चुअल में, क्या होता है मसल बंडल, क्या होता है फेसिया होता है। फेसिया से क्या होता है, फेसिकल्स जो होते हैं ये फेसिया से कवर्ड होते हैं। क्या होते हैं फेसिया, वही जो प्लास्टिक वाली कवरिंग होती है स्केच पेन की, ठीक है। और क्या होते हैं, अब वही क्या बताया हमने, स्केच बंडल में क्या होता है, अब हर एक स्केच बंडल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, मसल फाइबर्स होते हैं। मसल बंडल जिसको हम कहते हैं, यानी कि अब जो मसल बंडल थे उसके अंदर मसल फाइबर्स हैं। यानी कि एक स्केच पेन में जो उसके अंदर जो रिफिल थी वो किससे बनी है, कॉटन से बनी है उसके अंदर, है ना। जो कॉटन है बहुत सारे लंबे लंबे, उनको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मसल फाइबर्स कह रहे हैं। अब यहाँ पे अंतर वर्ड्स की बस खेल है यहाँ पे, अगर वर्ड समझ लिए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या है, मसल बंडल और मसल फाइबर्स। फाइबर समझ में आ रहा है, कॉटन क्या है एक तरह का फाइबर है, तो रिफिल के अंदर जो कॉटन भरा हुआ है जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो क्या है, वो फाइबर की तरह है, वो मसल फाइबर, ऐसे एग्जांपल याद करो। तो मसल फाइबर किसके अंदर है, मसल बंडल के अंदर है। और उसकी कोटिंग क्या है, मसल बंडल की कोटिंग क्या है, बाहर कवरिंग क्या है उसकी, जो प्लास्टिक की कवरिंग है स्केच पेन की, क्या कहते हैं उसको, फेसिया कहते हैं। बस यही है, इसको समझ लिया पूरा डायग्राम समझ में आ जाएगा। और लोगों को यही नहीं समझ में आता है। अब आगे चलते हैं। जिसको जो भी डाउट आए कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, हर एक का कमेंट पढ़ा जाएगा। कुछ दिनों में हम लाइव आने वाले हैं, लाइव लेक्चर्स होंगे, इंटरेक्टिव क्लासेस होंगे आपके, बहुत मज़ा आने वाला है, मज़ा इंटू 100 हो जाएगा। सबको अपने साथ MBBS लेके आना है, सबको डॉक्टर बनाना है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब जो कि हमने पढ़ा अभी, ये मसल फाइबर्स तक आ गए हम, इतना समझ में आ गया वो कॉटन के अंदर वो मसल फाइबर होता है, ये होता है। इतना बस इमेज काफ़ी है इसको समझने के, डायग्राम समझने के लिए। अब हम आगे चलते हैं, मसल फाइबर में होता क्या है एक्चुअल में, मसल फाइबर के अंदर क्या है, ये सब चीज़ें। अब ये जो मसल फाइबर जो हमने कहा कि बहुत सारे कॉटन के फाइबर जो हैं मसल फाइबर्स कहला रहे हैं जो हमारे लिए, वो क्या है, किससे उसके क्या, वो एक तरह का सेल ही एक तरह के, वो क्या है, इलोंगेटेड सेल्स हैं बहुत लंबे लंबे, वो क्या है, इलोंगेटेड सेल्स हैं। तो उसके लिए क्या होगा, सेल का क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सार्कोलेमा कहते हैं। इसी को हम लोग क्या देते हैं, सार्कोलेमा, जो कि क्या कहता है, अब साइटोप्लाज्म होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, तो साइटोप्लाज्म ना कह के हम लोग कहते हैं सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सार्कोलेमा किसको इंक्लोज किया हुआ है यहाँ पे, सार्कोप्लाज्म को। फिर हम आगे चलते हैं तो क्या होता है, ये हमने उस डायग्राम में देखा था क्या होता है कि मसल फाइबर्स में क्या थे, बहुत सारे न्यूक्लियस थे, कहाँ कहाँ पे, ऐसे किनारे कॉर्नर पे तो होते हैं, याद है उनको, स्केलेटल मसल में कॉर्नर पे थे, पेरिफेरी पे थे, बॉर्डर्स पे थे मतलब। और लेकिन उसमें क्या थे, कार्डियक मसल्स में और स्मूथ मसल में सेंटर में थे। तो ये बॉर्डर में थे, लेकिन हमने ये कहा था क्या कि एक सेल में एक बॉर्डर था, नहीं था। यानी कि क्या है, पूरा एक मसल फाइबर में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। इस ऐसे सेल्स को अपन क्या कहते हैं, सिंसिटियम कहते हैं इस सिचुएशन को। तो ये क्या है, मसल फाइबर से सिंसिटियम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और वो पेरिफेरी पे होते हैं, फ्लैट न्यूक्लियस होते हैं एक तरह के। न्यूक्लियस का शेप क्या है, यहाँ पे फ्लैट है, पेरिफेरी पे है। और उसमें क्या था, न्यूक्लियस का शेप राउंड था। यह भी एक अच्छा पॉइंट है। फिर आगे चलते हैं, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। अब देखो जहाँ पे सारे ऑर्गेनेल सेल्स सब चीज़ क्या होती है, अलग हो जाती है यहाँ पे, कैसे क्या। अब ये सार्को जो प्लाज्म था, साइटो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, सार्कोलेमा कहलाता है। वही न्यूरॉन में हम लोग जैसे पढ़े थे, याद है, न्यूरॉन में क्या होता था, न्यूरॉन के मेम्ब्रेन क्या होता था, न्यूरीलेमा कहलाता था। लेमा मतलब होता है मेम्ब्रेन, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन तो न्यूरीलेमा, स्केलेटल मसल की मेम्ब्रेन तो सार्कोलेमा। वही क्या हो गया, सार्कोप्लाज्म। और उसके अंदर का अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो क्या हो जाता है, वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है। अब है कुछ नहीं, ये भी सब सेम ही है जैसा हम, बस इसके नाम क्या है, सिचुएशन वो पोजीशन के हिसाब से, क्योंकि स्केलेटल मसल में है तो इसलिए स्पेसिफिक नाम दिया गया है, और कुछ भी नहीं है। कुछ भी घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है ये सब। NCERT मेन होना चाहिए फोकस, NCERT हो गया तो फिर सब कुछ समझ में आ जाता है। अभी क्या होता है, अब देखो, अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहाँ पे नॉर्मल सेल्स में क्या काम करता है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ से क्या होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब यहाँ पे सेल्स होता है ऐसा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अभी इसमें यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है, मेन काम क्या होते हैं, RER का काम क्या होता है और SER होते हैं।
इसका काम क्या होता है प्रोटीन सिंथेसिस, इसका काम क्या होता है लिपिड सिंथेसिस, और उसके ज़्यादा बाई प्रोडक्ट जिससे बनते हैं लिपिड से। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है एसईआर का। लेकिन फिर इसके बाद क्या होता है, जो टनल्स की तरह क्या होते हैं यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इनमें क्या होता है यहाँ पे कैल्शियम स्टोर्स होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे, ये कैल्शियम स्टोरेज का काम करता है। और यही मसल कॉन्ट्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन किसके वजह से होता है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उससे कैल्शियम के इफ्लक्स से होता है। तो मेन क्या है यहाँ पे, मेन क्या है, ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या है, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस, जो कि इसका मेन फीचर है। अब समझ में आया क्या होता है इसका काम। सब में काम तो वही है, वो प्लाज्मा प्रोटीन वोटीन बनाना ये सब, वो तो हर जगह नॉर्मल सेल में जैसे होता है इसमें भी होगा। लेकिन इसमें स्पेशल काम क्या है इसका, ये आयन चैनल्स के लिए, आयन के लिए, कैल्शियम आयन के लिए स्टोर हाउस का काम करता है। क्यों होता है, अब कैल्शियम आयन का काम क्या होता है, जब क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे अभी मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो उसमें क्या होता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम आयन क्या होता है बाइंड कर जाता है, और उसी के फिर बाद क्या होता है मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, और हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी। अब आगे चलते हैं। मैं जो चीज़ें हाईलाइट करता हूँ आप भी हाईलाइट करते रहा कीजिए, ये सब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है आपके पास, नीट बहुत करीब है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो क्या होता है, अब इसमें क्या कहना चाह रहा है कि एनसीईआरटी कहती है, जो अभी कहती है एनसीईआरटी कि हमने ऐसे इमेजिन कर लिया, अभी क्या हमने क्या ये इमेजिन किया यहाँ तक कि कहाँ तक हमने पढ़ लिया। अभी ये स्केच पेन है, उसके अंदर फाइबर्स हैं, मसल फाइबर कह रहे थे, उसके अंदर कॉटन है। अब कॉटन का एक थ्रेड, कॉटन का एक हिस्सा जो है वो क्या कह रहा था, एक मसल सेल कह रहा था, जो कि मसल फाइबर अपन कह रहे थे। जब वो फाइबर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसके बाहर उसको अपन सार्कोप्लाज्म कहते थे, उसके अंदर उसके सार्कोप्लाज्म है, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है साइटोप्लाज्म में। तो और क्या होता है उसके अंदर, सेल्स के प्रोटीन होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इतने ज़्यादा प्रोटीन्स हैं कि इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग ही है सबसे। कैसे अलग है बताता हूँ। मान लो ये मसल फाइबर है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब सेल प्रोटीन का सिंथेसिस इतना ज़्यादा करता है कि ये दो तरह के प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। कितने तरह के, दो तरह के, एक्टिन और मायोसिन, डार्क और एक लाइट फिलामेंट, ठीक है। तो अब क्या होता है कि एक मोटा होता है एक्टिन, पतला होता है, और मायोसिन क्या होता है, मोटा होता है, जिसकी वजह से डार्क और लाइट बैंड्स की तरह दिखता है। अब ये कैसे अरेंज होता है, ये पूरा बैंड्स की तरह अरेंज होता है। कैसे, मायोसिन क्या होता है, इसे बीच में होता है, ऐसे मोटे मोटे बैंड्स। अब इसको माइक्रो स्ट्रक्चर अपन पढ़ेंगे अब, लेकिन अभी मोटा मोटा बता दे रहा हूँ कैसे दिखता है, क्या होता है। और बीच में क्या होता है, ये एक्टिन के फिलामेंट्स। अगर आपको भी अगर डायग्राम बनाने में दिक्कत होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए भी हम एक अलग से लेक्चर लेंगे जिसमें आपको डायग्राम बनाना सिखाएंगे। ऐसे अरेंज होते हैं। अब मेन बात ये है कि अब ये क्या होता है, अब ऐसे प्रोटीन से तो ऐसे बाइंडेड होते हैं ये बीच से, ऐसे यहाँ पे बाइंडेड होता है, और फिर हम लोग क्या डिमार्केशन दे देते हैं इनको, कैसे डिफ्रेंशिएट करना है एक यूनिट को। तो इसको जो कहते हैं हम, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो दो उनके बीच का जो लाइन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जेड लाइन कहते हैं। दो एक्टिन के बीच, कोई भी एक्टिन के बीच जो लाइन होता है उसको हम लोग जेड लाइन कहते हैं। यानी कि कहा जाए तो ये क्या है, जेड लाइन है, जो ब्लू से दिख रही है आपको। ये दो जेड लाइन के बीच जो होता है वो ये क्या होता है, सार्कोमेयर होता है, वही एक कॉन्ट्रैक्शन का यूनिट होता है। यानी कि एक यही रिपीटिंग यूनिट है, एक सार्कोमेयर बार बार आपको दिखेगा यहीं रिपीट करता हुआ ऐसा। तो रिपीटिंग मेन बेसिक यूनिट क्या होती है, सार्कोमेयर होती है, सबसे छोटी यूनिट। मोनोमर जैसे कहते हैं, मोनोमर रिपीट हो के पॉलीमर बनाता है, वैसे क्या है सार्कोप्लाज्म क्या होता है, ये पूरे सेल फाइबर में, पूरे फाइबर में ऐसे अरेंज है, रिपीट हो करके बड़े से लंबा सा फाइबर में। अब यही फाइबर में क्या पूरा अरेंज हो रखा है यहाँ पर। अब देखिए, जैसे हम स्ट्रक्चर को हम रिडिफाइन करते हैं। अब शुरू से कैसे बताना शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले बात क्या समझना है हम लोग को, शुरू से बता रहा हूँ मैं। एक क्या है, एक है एक्टिन, एक है मायोसिन। दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स है ये, यही करते हैं कॉन्ट्रैक्शन, जैसा हमने देखा वहाँ पे इमेज में।
एक्टिन जो है कैसा दिखता है, अब ये होता क्या है, कैसा दिखता है, वो ये बताते हैं अब कि अब एक्टिन का स्ट्रक्चर हम जो पढ़ेंगे डिटेल में, तो उनके स्ट्रक्चर हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन अब ये होता क्या, मेन क्या होता है, डिफरेंसेस क्या होते हैं, हम ये पढ़ लेते हैं आज कि क्या है। अब एक्टिन क्या होता है, अब देखिए इमेज में कैसा दिखता रही है। ये क्या है, ये एक्टिन है, ये वाला पार्ट एक्टिन है, ये वाला पार्ट क्या है, मायोसिन। तो इनमें डिफरेंस क्या है, मेन क्या होता है, जैसे मैंने बताया आपको कि मायोसिन क्या होता है, थिक होता है, एक्टिन क्या होता है, थिन होता है। तो एक पॉइंट क्या होता है कि थिन और ये थिक होता है। फिर दूसरा पॉइंट क्या होता है कि ये क्या होता है, ये जो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे, फिर से अच्छे से एक बार दिखाऊं कि अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, जो ये वाला पार्ट है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिन है, सिर्फ एक्टिन जहाँ पे जो है, उसको हम लोग कहते हैं आई बैंड। ठीक है, इसको आई क्यों कहते हैं, क्योंकि आइसोट्रोपिक सिमिलर दिख रहा है, क्योंकि सब पतला 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 है, इसीलिए क्या है, ये आई बैंड है। तो ये क्या बनता है, आई बैंड बनता है। लेकिन अब यहाँ पे देखें, सबकी नज़रें यहीं पे होनी चाहिए। अब देखना, गौर करना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो मायोसिन के जिसके अंदर है। अब लेकिन गौर करने वाली बात यह है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है कि जैसा कॉन्ट्रैक्शन जब होता है ना, तो ये फाइबर्स क्या होती हैं, इसकी यहाँ पे आती हैं, मूव करती हैं, ये ऐसे रोल करती है। तो अभी यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन बाद में क्या होगा, इस समय पे आएंगी, पास हो जाएंगी। तो ये क्या सिर्फ मायोसिन का नहीं रह जाता है, सिर्फ थिक नहीं रह जाता है, थिक भी रहता है, फिर जब कॉन्ट्रैक्शन होता है थिन भी रहता है। तो ये आइसोट्रोपिक नहीं है ये, इसीलिए अब क्या है, ये एन आइसोट्रोपिक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं क्या, एन आइसोट्रोपिक या फिर ए बैंड। समझ में आ गया। तो मायोसिन क्या होता है, ए बैंड। इसीलिए क्या कहते हैं, कई बार क्या होता है कि ऐसा लिख दिया, एनसीईआरटी में लिखा है कि ये क्या हो, यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ मायोसिन होता है। लेकिन ये कहने के लिए है कि यहाँ पे मायोसिन होता है ए बैंड में। आप समझने की कोशिश करें तो ए बैंड क्या होता है, वो वाला बैंड होता है जिसमें मायोसिन भी होता है। ये सिर्फ ऐसा बैंड है जिसमें मायोसिन होता है, आई बैंड में मायोसिन नहीं होता है। कहने का मतलब ये है, सिर्फ मायोसिन जहाँ पे, उसको हम लोग कहते हैं एच जोन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, एच जोन कहते हैं। ये जो एच जोन है, ये जो एच जोन है, वो है सिर्फ और सिर्फ मायोसिन वाला पार्ट। यहाँ पे एक्टिन नहीं आ सकता। लेकिन ए बैंड जो है उसमें क्या है, वो वाला पार्ट है। ए बैंड वो वाला बैंड है जिसमें मायोसिन इंक्लूड होता है। एनसीईआरटी ये कहना चाहता है। लेकिन एनसीईआरटी लिखती है ए बैंड में मायोसिन होता है और आई बैंड में एक्टिन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, मेन क्यों है उसका नाम ही समझना चाहिए हम लोग को कि आइसोट्रोपिक सेम रहने वाला। एनाइसोट्रोपिक सेम क्यों रहेगा, क्योंकि आई बैंड में कभी भी मायोसिन नहीं घुसने वाला, लेकिन ए बैंड में घुस जाएगा क्योंकि वो स्ट्रेच होगा यहाँ पे। बस ये सिंपल सी बात है। तो आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक हो जाता है। अब देखते हैं हम आगे क्या, कि दो आइसोट्रोपिक बैंड्स के बीच में जो साइंस जो डिवाइड करेगा, एक फाइबर रहता है, मसल फाइबर रहता है जो परपेंडिकुलर रहता है इन सबके, उसको हम लोग कहते हैं क्या, जेड लाइन। क्या कहते हैं हम इसे, जेड लाइन कहते हैं। और इसी के बीच की यूनिट जो मैंने बताया अभी पिछले बार में जस्ट अभी बताया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट कहते हैं। दो जेड बैंड के बीच का लाइन, जैसे हम लोग कहते हैं क्या, सार्कोमेयर। सार्कोमेयर इज द क्या है, बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है। तो ये समझ में आ गया जेड लाइन क्या होता है, ये समझ में आ गया ए बैंड आई बैंड क्या होता है। अब हम बात करते हैं क्या, एम लाइन। एम लाइन क्या होता है, जो मायोसिन को बीच से टूट रहा है। जेड लाइन क्या है, जो एक्टिन के बीच में है, मायोसिन के बीच में जो है उसको हम लोग कहते हैं क्या, एम लाइन। ये तो बहुत आसान हो गया, एम लाइन। लाइन क्या है, जो कि डिवाइड करे बीच में, तो ऐसे याद करना है। बैंड्स क्या हैं, जो कि एक्टिन और मायोसिन के बीच में आ रहे हैं, जो कवर कर रहे हैं। ये सब कुछ अलग अलग करना है, खिचड़ी नहीं बना देना है सबको, जिससे और कन्फ्यूजन बढ़ता जाएगा। सब अलग अलग करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के लिए बस इतना ही है। सब लोग सब्सक्राइब करें, इसके नोट्स आपको सबको मिल जाएंगे।
और चैनल को सबको सब्सक्राइब करें, सबको शेयर करें जितने भी दिख रहा है आपको। और फिर इंस्टाग्राम आईडी सब जगह आपको मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे आपको। धीरे धीरे चैनल ग्रो करेगा, आप सबको हेल्प मिलेगी और सबको आगे बढ़ना है। थैंक यू एवरीवन।